नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो मुंसिफ बेबाक। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया। अब पूरे देश में मार्च 2027 की रेफरेंस डेट से जातीय जनगणना कराई जाएगी। हालांकि इससे 5 महीने पहले अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जातीय जनगणना का कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। यानी इन राज्यों में अक्टूबर 2026 में आबादी से जुड़े जो भी आंकड़े होंगे वो रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। हालांकि जनगणना का कार्यक्रम जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों की गिनती नहीं, वृहद तौर पर देखा जाए तो यह भारत में कई पहलुओं को जानने का भी अवसर बनता है। मसलन देश में कितनी आबादी है, इसमें पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, किस धर्म के कितने लोग भारत में बसते हैं, भारत में प्रजनन दर कितनी है और अलग अलग वर्गों की आर्थिक स्थिति कैसी है। यानी जनगणना लोगों की गिनती ही नहीं बल्कि समाज के मूलभूत ढांचे को समझने का भी जरिया है। हालांकि जाति जनगणना को लेकर भी कई अड़चनें आएंगी। सड़कों पर विरोध होगा, लेकिन उस विरोध का भी विरोध होगा। नौकरशाही में विरोध होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस देश का अधिकारी वर्ग अब भी कुछ खास लोगों के चंगुल में है। बकौल राहुल गांधी मीडिया में भी विरोध होगा, क्योंकि तमाम सर्वेक्षण बताते हैं कि 20% की आबादी वाले लोग मीडिया की 80 से 90% नौकरियों में बैठे हुए हैं। सवाल यह भी है कि आरक्षण पर इसका क्या असर होगा, और हालात जिस तरीके से दिखते हैं उससे लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में सड़कों पर भी विरोध होगा और उसका समर्थन भी होगा। यानी कुछ लोग इसके समर्थन में होंगे तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़े नजर आ सकते हैं। अगर आबादी में लोग ज्यादा हो तो आरक्षण बढ़ाना गलत नहीं होगा, क्योंकि देश में इस वक्त किसी भी धड़े को देखे, मीडिया, न्यायालय, बैंक इत्यादि सब में अगड़े ज्यादा हैं, चाहे वो आबादी में कम हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार यह कहती रही कि जातिगत जनगणना से बटेंगे तो कटेंगे वाली स्थिति बनेगी, अब वो जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो सरकार गाहे बगाहे इसका विरोध करती रही या इसको नकारती रही, अब इस पर क्यों राजी हो गई। वहीं इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि अब इस तरह की जनगणना से समाज में जातीय विभाजन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से लोगों के बीच कटुता बढ़ेगी। तो जाति जनगणना से क्या होगा, इसका मुसलमानों पर असर क्या होगा, इसके मायने क्या है, यह कितनी जरूरी है, क्या जातिगत जनगणना से आरक्षण में बदलाव आएगा। वहीं इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि जिस तरह की जनगणना समाज में बढ़ेगी इससे विभाजन बढ़ सकता है। यानी इसका विरोध और समर्थन दोनों तरीके से होगा। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारे खास मेहमान मोहित पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता है। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका मुंसिफ टीवी में। प्रभात कुमार, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत। धर्मेंद्र सिंह, सपा प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद है। मुंसिफ टीवी में बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है। वसीम जी, आपका भी स्टूडियो में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल कांग्रेस से है जी। प्रभात जी, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना को लेकर समर्थन कर रहे थे और हर जगह ये मुद्दा उठा रहे थे, हर जगह हमें देखने को मिल रहा था, तो अब इस बात से विपक्ष में खुशी की लहर होगी कि कम से कम जो आप मुद्दा उठा रहे थे वो पूरा होने जा रहा है। और आपके सारे व्यूअर्स को और मेरे जो यहाँ बैठे हैं उनको मेरा नमस्कार जी। आपके प्रश्न में ही शायद मेरे ख्याल से उत्तर छिपा है जी। इस जातिगत जनगणना की बात सर्वप्रथम की किसने? आदरणीय राहुल गांधी जी। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी ये बात कहते थे तो आपने अपने पूर्व वक्तव्य में बता भी दिया कि हमारे ऊपर किन किन लांछनों के साथ प्रहार किया जाता था। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये जो तत्कालीन सरकार है और उसके जो नुमाइंदे हैं, ये यू टर्न पॉलिटिक्स में बड़े माहिर। आप ये सिर्फ जातिगत जनगणना की बात मैं नहीं कर रहा, आप इससे पूर्व में भी देखें, 3 कृषि काले कानून, जीएसटी को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब क्या उनका स्टैंड हुआ करता था, आधार को लेकर के क्या बोलते थे। तो ये यू टर्न वाले लोग हैं, ये इनका काम ही यही है कि बस लटकाओ भटकाओ। अभी भी वही किया, आप और कीजिएगा। 30 अप्रैल को ये घोषणा करी इन्होंने कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे जी। और जो कल इनका अधिसूचना आया, बस एज इट इज उसी बात को दोहरा दिया। कॉलम क्या होगा, आर्थिक सर्वेक्षण की बात होगी, जातीय सर्वेक्षण की बात होगी, सेंसस के अंदर वो कॉलम डलेंगे कि नहीं डलेंगे। 27 और 26 में जो इन्होंने कहा है कि अक्टूबर 26 में हम
जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और हिमाचल का करवाएंगे, फिर 27 में पूरे देश का सेंसस करवाएंगे। जी। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि उसमें कॉलम है कि नहीं, जिसकी हम मांग कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि नारी शक्ति को भी इन्होंने छला। इन्होंने कहा कि हम आरक्षण दे रहे हैं जी, और लाभ उसका कम मिलेगा, ये बताने को राजी ही नहीं है। हर बार इनका यही है, नौजवानों से धोखा, किसानों से धोखा, पहलवानों से धोखा, मातृशक्ति से धोखा। अब बताइए, इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। अब उस लिहाज से तो 22 करोड़ तो बन ही जाते हैं ना। दिखाएंगे 22 करोड़ रोजगार कहां दिया? ये सिर्फ झूठे आंकड़ों के साथ ही आएंगे, जोर जोर से बोलेंगे। पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखेगा आपको, और मीडिया के तमाम जो संचार के माध्यम है उसके माध्यम से इनका प्रचार प्रसार दिखेगा। मतलब योजना में जितने खर्च हो रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं जी, इससे 3 गुना खर्च तो ये उसके प्रचार में करते हैं। ये इनका तौर तरीका है शासन करने का। अभी जातगत जनगणना पर आप पूछिए, बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, इनको पूछे कि इसमें क्या डाला है, इस सेंसस के अंदर जी जी कौन सा कॉलम है। जी, मोहित पांडे जी, इन्होंने भ्रम जी, बीजेपी प्रवक्ता हमसे जवाब ले लेते हैं। मोहित पांडे जी, क्या बीजेपी एक धोखा पार्टी बनकर रहेगी? जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर धोखा किया गया, रोजगार को लेकर धोखा, जातीय जनगणना वाकई होगी या भी एक धोखा है? देखिए, जातिगत जनगणना के लिए आप समझिए कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है जी, और इसका निर्णय ले लेना ये बड़ा साहसिक निर्णय है जो हमारी सरकार ने लिया है जी। हम लोग आज की तारीख में जो देख रहे हैं वो ये है कि विकास बनाम विभाजन की राजनीति। हम हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास, इससे देश को आगे ले जाएं, इस राजनीति में लगे हुए हैं जी। और हमारा विपक्षी दल जो है वो विभाजनकारी राजनीति में लगा हुआ है। उनका उद्देश्य कोई दिखता नहीं है ऐसा कि देश के या जनता के भले का हो, केवल हम भाजपा को नीचे दिखाएं, इनकी सरकारों को नीचे दिखाएं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को नीचे दिखाएं, और कांग्रेस को एक विकल्प के तौर में हम लगातार प्रस्तुत करते रहे, चाहे इसमें देश का, समाज का, जनता का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। 1931 में अंग्रेजों के टाइम पर जातिगत जनगणना होती थी, एससी एसटी की होती थी। आजादी के बाद इसी कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, उन्हीं सब की सरकार थी ना, उन्हीं ने तो निर्णय लिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी जी। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो इतने योग्य व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे, उनको हाशिए पे रखा। वो पीछे से दबाव रहता था सोनिया जी का या और भी अन्य कांग्रेस के जो नेता हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सारे विपक्षी दलों ने जो उस समय के थे कहा कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पहलुओं पर देश का विकास और जनता को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन किया क्या, एक निजी संस्था से 2011 में करवाया भी जी, तो उसके आंकड़े को आज तक सार्वजनिक करने की हिम्मत कांग्रेस नहीं कर पाई। वही कांग्रेस विभाजनकारी राजनीति के तहत आकर के शोर मचाती रही कि जातिगत जनगणना करनी है, करनी है, करनी है। अब जो हमारे अभी जो प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के कि भाई फॉर्म में क्या होगा, कैसे होगा, ये कांग्रेस की सरकार ने जो हड़बड़ियों में निर्णय लिए और उसमें अपरिपक्वता भी थी, दूरदर्शिता का अभाव था, इसलिए कभी जातिगत जनगणना इनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि आगे कर पाए। 4000 के आसपास जो जातियां थी वो लाखों हो गई जी, और इस वजह से ये समझ नहीं आया क्या हुआ। अब 29 जो ये जातिगत जनगणना है, जनगणना कहिए कंसेंसस, उसमें 29 कॉलम हुआ करते थे। अब ये जो हम कह रहे हैं कि हम 2026 से प्रारंभ करेंगे, तो एक्चुअली इतने बड़े देश में जब आप 140 करोड़ लोगों के पास जाएंगे तो उसको जाने से पहले आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार कभी सही चीजें, निर्णय ले नहीं पाई, और ले पाई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं कर पाई। आज हम उसमें कॉलम भी बढ़ाएंगे, स्थितियां भी देखेंगे, कोडिंग जनरेट करेंगे कि साहब जाति के हिसाब से, क्योंकि देखिए एक प्रदेश में कोई जाति बैकवर्ड है, वही दूसरे प्रदेश में जाति सामान्य भी आ जाती है, कहीं कहीं वही जाति सरनेम के लोग एसटी में आ जाते हैं। तो अब इसको लेकर के एक बहुत अध्ययन करके, रिसर्च करके और एक कोडिंग जनरेट करनी पड़ेगी, तभी ये भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी
और फिर उसके बाद पहले कुछ राज्यों में एक एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या जो भी कारण रहे हो, उसके पीछे मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने बहुत सोचा होगा, गृह मंत्रालय ने भी रिसर्च की होगी, और फिर उसके बाद शेष राज्यों में करेंगे। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हम लोग बन गए हैं या बनने वाले हैं, लगभग ऐसी स्थिति। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑथराइज्ड आंकड़े, अधिकृत आंकड़े हैं नहीं। जब जनगणना हुई नहीं, जो होने वाली थी कोरोना की वजह से उस समय हो नहीं पाई थी, तो अब बहुत से निर्णय देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब पर इस जातिगत जनगणना के बाद लिए जाएंगे। हमारा जो मूल, जो हमारी चिंता है, वो हमारी चिंता आज का ये विपक्ष है, क्योंकि ये उन आंकड़ों का, हमारा ये मानना है कि गलत तरीके से जातिवाद की राजनीति के लिए प्रयोग कर सकता है, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए सिद्धांततः। और देश को एकता और अखंडता को हमको बरकरार रखते हुए ये काम को करना है, और इस काम को हम करके ले जाएंगे। जी धर्मेंद्र जी, बड़ा साहसिक निर्णय लिया है बकौल बीजेपी, और विपक्ष लगातार बीजेपी को लेकर सवाल उठाता है, और जातीय जनगणना को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को विपक्ष जो है इसका गलत इस्तेमाल करेगा आंकड़ों का? नहीं, नमस्कार सभी पैनलिस्ट साथियों, दर्शकों को भी। देखिए, गलत इस्तेमाल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो जातिगत जनगणना है या सेंसेक्स है जी, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। केवल उसमें SC ST की होती थी पिछले कुछ समय से, उसमें अन्य वर्गों का नहीं किया जाता। जब आप सामाजिक आर्थिक सर्वे करके उनके हिसाब से नीतियां बनाने की बात करते हैं, तो जातिगत जनगणना और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति जानने में कोई बुराई नहीं है जी। जहां तक समाजवादी पार्टी और सोशलिस्टों का मानना है, ये शुरू से ही, आपको याद होगा, चाहे संसोपा थी तो भी वो इसकी बात करते थे कि संसोपा ने बाधी घाट पिछड़े पांव 100 में 60 माना जाता, 60% जो मुख्य धारा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो आबादी के हिसाब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का सिद्धांत शुरू से समाजवादियों का रहा। उसका कारण था कि जो लोग मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं अवसर की अनुपलब्धता के चलते, यदि उनका सही आकलन होगा, सामाजिक, आर्थिक और संख्या, जब इन तीनों चीजों की जानकारी होगी और उसके हिसाब से नीतियां बनेगी, तभी समाज का असली विकास हो सकता है। अब आपको याद होगा 2011 की जब जो जनगणना की बात आई थी, तो 2010 में हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उसी समय तत्कालीन सरकार के समक्ष ये बात उठाई थी कि जो है उसमें पिछड़े वर्ग की भी जनगणना कराई जाए, जिससे उनका असली डाटा सामाजिक आर्थिक ढांचे के साथ साथ संख्या का पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से नीतियां बनाई जा सकती हैं। इन्हीं परिस्थितियों में नहीं हुआ। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो अब होने जा रही है, हम स्वागत करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल साहब नियत पर लगातार बना हुआ। जो लोग ये लगातार कहते थे कि इससे सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा और इसको कराने में कोई फायदा नहीं है, जो लोग आरक्षण की समीक्षा की बात करते थे, और लेटेस्ट 19 दिसंबर 2023 को नागपुर में जातिगत जनगणना को लेकर के कहा हमें इसमें कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान दिखता है, ये असमानता की जड़ है और इसे बढ़ावा देना ठीक नहीं है। जो इस तरह की बात करते थे, उन्होंने जब अचानक एक सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए 2024 के लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद जो ये फैसला किया, उसमें देखना यह है, शार्पली देखने की जरूरत है कि क्या ये केवल राजनीतिक एजेंडे के लिए ये जिस तरह तमाम बातों पर 15 लाख की तरफ भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं वही है, या सच में जो हमारी चिंता है, हमारी मांगे थी विपक्ष की जनता के हित के लिए, उसके आसपास है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है भाई, ये तमाम चीजें NPR, NRC, NPR सब लेके आते रहे, जिसमें सिद्ध करता था, उसका हमारा विरोध था, वो अलग चीजें हैं। लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी का, राष्ट्रीय जनगणना का, जातीय जनगणना का हम लोग शुरुआत से हम भी मांग करते रहे, हमारा तो शुरुआती रहा, कांग्रेस के भी साथी मांग करते रहे, विपक्ष के लगभग कमोबेश सारे दल करते रहे, बिहार में हुई भी, बिहार में जनगणना होने से काफी देखिए चीजें निकल के भी सामने आई कि क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत कौन लोग हैं, पॉलिसीज में कहाँ लैक हो रहा है। जी धर्मेंद्र जी, आपके पास आते हैं। वसीम जी, जातीय जनगणना और जनगणना को लेकर जो जातीय जनगणना का अब फैसला लिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया,
बीजेपी का कहना है कि ये जो कदम है साहसिक है, विपक्ष स्वागत कर रहा है कि चलिए हमने जो मुद्दा उठाया उसको मान लिया गया। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या वाकई में साहसिक कदम उठाया है बीजेपी की तरफ से और अब सब कुछ ठीक होगा, विपक्षों को इस पे आपत्ति नहीं है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जी, इसकी रिपोर्ट आई थी और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत की संपत्ति में 89% जो है वो सामान्य वर्ग के पास है, जो टोटल भारत की संपत्ति है उसका, और दलितों के पास में सिर्फ 2.6% है और ओबीसी के पास में ये 9% है। अब आप देखिए इस देश में ओबीसी और दलित कितना है, और उसमें 40% के करीब, वो 40% 41% के करीब जो है वो 2011 की अगर हम जनगणना की बात करें जो हुई थी जी, हाँ, लगभग जो है ओबीसी है। दलित लगभग 19% है और उसके बाद में फिर ओबीसी है और अन्य जातियां हैं। तो ये इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी के पास में सिर्फ इस देश का कितना परसेंट है, क्योंकि 89% तो जब सामान्य वर्ग के पास में है तो यानी कि बाकी की जो पास में है वो कितना बचा जी, 11%। तो 11% जिस आबादी के पास में, और उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है इस देश के अंदर, वो बहुत बड़ी आबादी है, वो ओबीसी है, उसमें दलित है और उसमें जो है एसटी है। इतनी बड़ी आबादी के पास में इतने संसाधनों का सिर्फ इतना बड़ा, जबकि सवाल ये रहा है हमेशा से, जो समाजवादी लोग बात कर रहे थे कि संसाधनों पर बराबर का हक होना चाहिए। राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि संसाधनों पर बराबर हक होना चाहिए, बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है जी, लेकिन जब इसको अमल में लाया जाए सवाल तब का है। तो सिर्फ ये अमल में, ये जनगणना अगर हो जाती है, जातिवार जनगणना अगर हो जाती है, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक हो जाते हैं, तो अब जो लोग, जो कम्युनिटी, जो वर्ग इस देश का विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, उसे आगे लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये सवाल है। दूसरा, इसमें कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम पसमानदा मुसलमानों का इससे भला होगा। बहुत अच्छी बात है, भला कीजिए मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों का। और पसमानदा सिर्फ मुसलमानों का है क्यों? पसमानदा सिर्फ मुसलमानों में थोड़ी है, पसमानदा तो हिंदुओं में भी है, गैर दूसरी कम्युनिटी में भी है। पसमानदा यानी कि पिछड़े हुए, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए, तो वो पसमानदा है। ये कहने में बहुत अच्छी बातें लग रही हैं, अगर आप इन्हें अमल में ले आते हैं तो ये बहुत अच्छा निर्णय होगा। नहीं तो ये रिपोर्ट फिर आती रहेगी, जो रिपोर्ट आई है 2022 में, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की जो रिपोर्ट आई थी, जिसने बताया कि 89% जो इस देश की संपत्ति है उसमें 89% सामान्य वर्ग का, यानी कि उच्च कम्युनिटी का है, और बाकी का जो है उस बाकी में सब, यानी बड़ी कहावत है गाँव में कि आधे में रब और आधे में सब। ये तो आधे से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये इन चीज़ों को, जो सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, क्योंकि सरकार में, देश में अगर सब विकास का, जब विकास की परिभाषा गढ़ते हैं तो उसमें किसी एक वर्ग को, किसी एक को पीछे छोड़ करके आप तरक्की नहीं कर सकते, देश तरक्की नहीं कर सकता। जब आप विश्व गुरु बनने का नारा लगाते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ओबीसी को छोड़ दें, एससी को छोड़ दें, माइनॉरिटी को छोड़ दें और सिर्फ चंद लोगों का जो है आप जो उन्हीं का विकास करें, जिस तरह के इल्ज़ाम बीजेपी पर लगते रहे हैं। तो क्योंकि बीजेपी अब लंबे समय से सत्ता में है, तो अब इन्हीं की जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ा ले जाने की। जी, शायद अभी इसकी शुरुआत हो रही है। प्रभात जी, जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस में मतभेद रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसा क्या हुआ बीजेपी की सरकार आने के बाद कि वरिष्ठ नेता जो आपके राहुल गांधी जी हैं, उनको याद आया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? ये मुद्दा उस वक्त उठा, हालांकि पहले कांग्रेस इसको करा सकती थी, तो क्या राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा उठाया गया? सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि बिंदुवार में जवाब दूं आपको। जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने अपने ज्ञान की जो उपलब्धियां यहाँ गिनवाई और दूसरे को बेवकूफ समझने का कुत्सित प्रयास किया, तो ये इनकी पूर्वाग्रह की भावना है। ये पहले भी रहे, ऐसे नहीं कि पहले नए नए हैं, क्योंकि इन्होंने पर्सनल अटैक शुरू किया। ये आंकड़े ढूंढ रहे थे, अब इनको मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जाति की बात करके विद्वेष पैदा करने का प्रयास, फिर अभी इन्होंने कहा है बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मतलब ये यहां भी यूटर्न लेने की स्थिति में है, ये फिर से भागेंगे। ये बहुत सोच समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का ये कहना कि, और जिस ढंग से बातों को ये घुमा घुमा के जलेबी बना रहे हैं, तो ये फिर से यूटर्न ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये संदेह मेरा पहले से रहा। दूसरी बात मैं इनको बताऊं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंचों से चीख चीख करके खुद को अति पिछड़ा कहते रहे, मंचों से चीख चीख के कहा जी। अब पांडे जी को नहीं सुनाई दिया होगा, तो
इनकी गलती है भाई, हमारी इसमें गलती नहीं है। इनके ही नेता योगी जी, भगवान जी की, हमारे हनुमान जी की भी जाति बता रहे थे, तब तो इनको विद्वेष नहीं दिख रहा था, तब तो विभाजनकारी नीति नहीं दिख रही थी। कटोगे कटोगे, अरे आपकी नीति एक ही रही है, आपकी जो सोच है वो शोषित वंचित जो तबका है, जो अंतिम श्रेणी में खड़े लोग हैं, उनको दबा के उछल के रखना है और अपना शासन चलाना है। अब आते हैं कुछ मुद्दों की बात। पता नहीं पांडे जी 2014 के बाद का ही भारत देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था चाइना में जाकर के कि भाई पहले तो जन्म लेने में शर्म आती थी भारत में, तो इनके भी मानस में यही होगा। लेकिन इनको मैं बता दूं कि 2014 से पहले हम चांद पर पहुंच चुके थे जी। परमाणु परीक्षण कर विश्व स्तर पे हमारी एक अलग पहचान बन चुकी थी। हमने इसरो, IIT और IIM के माध्यम से दुनिया को दिखा दिया था कि हमारे अंदर आज भी जो सिलिकॉन सिटी में बैठे लोग हैं ना, वो 2014 से पहले ही पढ़ के आए हुए लोग हैं। कुछ ही आए होंगे अभी वाले तो होंगे, तो पुराने जो भी लोग सिलिकॉन सिटी में बैठे हुए हैं वो 2014 के IIT IIM में पढ़ने वाले लोग हैं। तो ये पांडे जी को समझ में नहीं आई क्योंकि 14 के बाद वाले लोग हैं। और मुझे पता है ये इनके ज्ञान की पराकाष्ठा, ये नाले से गैस बनाने लगेंगे, कभी बादल से वो रोक लेंगे रडार को, तो ये सब इनकी है। कभी बाल नरेंद्र कूद जाएंगे नदी में बॉल लाने के लिए, मगरमच्छ का बच्चा पकड़ के ले आएंगे, तो ये इनके अपने प्रपंच है, इसमें मैं जाता नहीं। बात अभी जाकर जनगणना की है, मैंने बताया आपको तेलंगाना के अंदर हमने करवाया, डंके की चोट पे करवाया जी, और उसका लाभ तेलंगाना के लोग ले रहे हैं। आपने एक बात कही 11 कांग्रेस की सरकार थी, नहीं हुआ था साहब, कुंडली मार के ये बैठ गए। आप याद कीजिए 2011 के बाद क्या सदन का सत्र ये चलने देते थे? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक बस नए नए ड्रामे, नए नए प्रपंच 2G कोलजी करते थे। आज क्या हुआ उसका? क्या निष्कर्ष निकला? कोर्ट ने दिखा दिया ना आईना इनको, लेकिन उस प्रपंच के कारण ये सदन नहीं चलने देते थे। और जब ये सत्ता में आए तो ये कुंडली मार के बैठ गए उस जातिगत जनगणना के ऊपर। ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो काम हमने किया था बस आप फीते काटोगे। मोदी जी का यही काम है। अभी लीजिए ना, कश्मीर के अंदर एक ब्रिज बना, ये इसकी परिकल्पना कब की है जी, और आज जाकर के वो पूरा हुआ। ठीक है, ये भारत का सपना साकार होने जैसा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे के कामों को हड़प के अपना नाम देने के आदी लोग। अभी मैं पूछ रहा हूं कि आप जवाब ये दीजिए कि अभी जो जलेबी की तरह आप घुमा रहे हो और ज्ञान के बहुत दूसरे के ज्ञान पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो और खुद को बड़ा ज्ञानी बता रहे हो, तो प्रभु अपने ज्ञान के चक्षु से ये हमें बताने का प्रयास करें कि इस जातिगत जनगणना पर भी कुंडली मारोगे क्या? अभी आप बड़ा प्रपंच कर रहे थे। मोदी जी क्या ये कह रहे कोरोना के नहीं, बस कोरोना के कारण सेंसस नहीं करवाया भाई। कोरोना में तो मोदी जी घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे थे। कोरोना के बाद मोदी जी का देखिए चुनाव प्रचार, बैक टू बैक, और देश से लेकर विदेश तक। वो अलग बात है कि विदेश नीति बिल्कुल सिफर है आज के डेट में। ट्रंप हमें आके दिखाता है, ट्रेड का टेरर दिखाने के। आज भी बोला है ट्रंप ने, आपने सुना जब ईरान और इजराइल वाली बात चल रही थी तो ट्रंप ने आज भी भारत पाकिस्तान वाले उस सीज फायर का कोड करा है कि हमने जैसे भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का टेरर दिखा करके रुकवा दिया, सीज फायर करवाए, वैसे ईरान और इजराइल का करवाएंगे जी। ये ट्रंप का बयान है जी, और ये 14वीं 15वीं बात बोल चुका है प्रधानमंत्री जी, मौन बैठे हुए हैं। कमाल की स्थिति है। मोदी जी जवाब दीजिए, मोदी जी क्या यू टर्न लेने का इरादा फिर है क्या? देखिए, राजनीति में ये यू टर्न वाला शब्द और यू टर्न की पार्टी, वो इन्हीं का सहयोगी दल है, आम आदमी पार्टी। और हमारी तो जो राजनीतिक इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकारों की रही है, हमने तो जो घोषणा पत्र था उसको संकल्प पत्र बोलना शुरू किया, और ये जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि की, यानी उसको पूरा किया। ऐसे ऐसे मुद्दे इस देश में जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के नेता कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, और हमें तो पसीना भी बहता हुआ नहीं दिखा कांग्रेस का। चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक से महिलाओं के लाभ वाला मुद्दा रहा हो, चाहे CAA से जो कांग्रेस के बंटवारे के कारण इस देश के जो बेचारे इधर उधर भटक रहे थे भारत के नागरिक, उनको भारत की नागरिकता दिलाना रहा हो। तो हम लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति तो बहुत मजबूत है। हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो बताते हैं, और जो बताते हैं उसको फिर जताते भी हैं। ये हर क्षेत्र में हम लोगों ने देखा। अभी मैं ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, वो जलेबी का इन्होंने 3 बार प्रयोग किया। तो मैं तो निमंत्रण दूंगा कि जातिगत जनगणना के लिए आइए, बैठ के टेबल टॉक करते हैं, जलेबी हमारी तरफ से रहेंगी।
कुछ मीठा खाइए, जब जलेबी बोल रहे हैं तो अच्छा खाइए, तो कुछ अच्छी अच्छी डिबेट हो और उससे इस देश के भले का निष्कर्ष निकले। जातिगत जनगणना के ऊपर कांग्रेस का बयान बिल्कुल वैसा ही है और उनकी मांग बिल्कुल वैसी ही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने कहा कि पीओके वापस क्यों नहीं लिया। पीओके का मुद्दा कांग्रेस के कारण बना, वो समस्या कांग्रेस के कारण आई। 1965 का युद्ध हमारी जाबाज सेना ने जीता, उसके बाद भी 71 वाला भी जीता। 93,000 सैनिकों का दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण भारतीय जाबाज सेना ने कराया और उसके बाद भी 54 सैनिक ये वापस ला नहीं पाए। तो बस इच्छा शक्ति नहीं थी, वही इच्छा शक्ति पीओके को लेकर के ये कह रहे क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, इतने युद्ध जीते आपने पीओके क्यों नहीं लिया। पीओके वापस लेने की इच्छा नहीं है, केवल उसको जबरदस्ती मुद्दा बनाना है। वही इनका जातिगत जनगणना को लेकर के था, करानी नहीं थी, केवल उसको लेकर के मुद्दा बना करके इनको गोल बोल बात करनी थी। अब इन्होंने जातिगत जनगणना के ऊपर बात नहीं की। अब इन्होंने पिछली बार ये बोला कि साहब रोजगार को लेकर के 15 से 20 लाख का प्रतिमाह का पूरे भारत में ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन है, जो लगभग अगर आप जोड़ेंगे तो प्रतिवर्ष वही 2 करोड़ के आसपास का रोजगार का आंकड़ा आ जाता है। इन्होंने भ्रम फैलाया, उसको नौकरी से जोड़ दिया। इतने लोगों को नौकरी दुनिया का कोई देश नहीं दे सकता, ना हमने कहा था कि नौकरी, रोजगार की बात की थी, वो हम पूरा कर रहे हैं और इसीलिए जनता हमसे जुड़ करके हमको लगातार जिताती चली जाती है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि जातिगत जनगणना का हम स्वागत करते हैं और मंशा को लेकर के था। हमारा जो संवेदनशील मुद्दा मैंने बोला उस पर भी कांग्रेस बोले कि भाई ये तो कैसे कहा, क्योंकि सच में ये संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए इसका निर्णय ले करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। समाजवादी पार्टी के मुंह से जाति की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुस्लिम यादव की राजनीति खुल के, ये सांप्रदायिक और जातिवाद की राजनीति खुल के समाजवादी पार्टी करती रही और आज भी वो केवल पीडीए, पिछला, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग जोड़ करके केवल विभाजनकारी राजनीति की बात कर रहे हैं। हमको करनी है समावेशी राजनीति। आज हमने अगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, सुरक्षा, पानी, ये जो कुछ भी सरकार की योजनाएं दी तो वो सबको दी, उसमें कोई विशेष जाति का ध्यान नहीं था, सबका ध्यान था, किसी एक संप्रदाय या पूजा पद्धति के आधार पर नहीं था। सारी योजनाओं का लाभ सबको मिला, चाहे हमारी सिलेंडर वाली योजना हो, चाहे हमारी जन औषधि वाली योजना हो, चाहे हमारी जो बैंकों में अकाउंट खोलने की योजना हो, नाम सबको पता है उन योजनाओं के, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। और इसी के साथ साथ चाहे वो जो इलाज बीमे से कराने की योजना हो, इसमें कोई किसी तरीके का विभाजन नहीं हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी साफ कह चुके हैं कि गरीबी अपने आप में एक जाति होती है, लेकिन भारत का जो एक सामाजिक ताना बाना और जो ढांचा है वो थोड़ा सा अलग है, वो पूरी दुनिया में एक विचित्र है। तो उसमें उसको लेकर के हमको किस तरीके से समावेशी विकास करना है, उसको सबको लेकर के चला। और वसीम जी जो अभी कह रहे थे किसी संस्था के आधार पर के किस जाति के पास कितनी प्रॉपर्टी, क्या ये वो, तो भाई देखिए ऐसा है कि कोई पूंजीपति है मान लीजिए, तो पूंजीपति ने मेहनत की, तो कोई भी हो सकता है, टाटा की बात कर लीजिए, बिरला की बात कर लीजिए, या अंबानीज हैं और हमारे विपक्षियों को बड़ी पसंद है, अडानी का नाम बार बार लेते हैं। तो अगर किसी एक समूह ने, वो व्यापारी है, व्यापारी अपने आप में वो भी एक जाति है, वो कोई उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन है क्या है। अब उनके पास अगर मान लीजिए हजारों करोड़ की संपत्ति है, तो वो तो 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ जनता के बराबर ही हो गई। तो वो उसको लेकर के ये आंकड़े, वही मैं कह रहा हूं, अभी केवल देखिए, चूंकि अभी हमारे पास अधिकृत आंकड़े नहीं है, इसी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। अधिकृत आंकड़े जब आ जाएंगे जातियों के और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के, तो योजना बना करके उसी अनुपात में किसी को थोड़ा ज्यादा लाभ, किसी को कम, लेकिन सबको सब कुछ मिलेगा। धर्मेंद्र जी, अगर देखा जाए तो 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए, उसमें संविधान का मुद्दा विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया और जाति जनगणना का मुद्दा भी विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया। तो क्या लगता है कि एक मुद्दा विपक्ष से छिन गया है? नहीं, बिल्कुल मुद्दा छिनने की कोई बात नहीं है। देखिए, सच ये है कि वो दोनों मुद्दे एक दूसरे के पूरक हैं।
या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जब कहते थे कि अब आरक्षण के समीक्षा का समय आ गया है, तो ओबीसी से जुड़ा हुआ है, जो संविधान की बात हम करते थे। तो ये कमोबेश तीनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को 2024 की हार की खींच मिटाने के लिए जिस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ी बेबाकी चालाकी से कई एक बात घुमाते रहे। इन्होंने कहा कि उसका मुद्दा कांग्रेस सरकार में आया। साहब, ये बताने के लिए आपको जनता ने तीसरा कार्यकाल दिया है कि ये जो मुद्दा हुआ, ये जो समस्या है, वो कांग्रेस सरकार की है, ब्रिटिश सरकार की है या सरकार की। आप अपनी उपलब्धियों पे क्यों नहीं बात करते कि आपको जो तीसरा कार्यकाल मिला उसमें आपने जनता को सुविधा देने के लिए, उनका जीवन सरलीकरण के लिए, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए आपने क्या किया जी, और आपकी नीयत क्या है। आपको तो बात स्पष्ट करना चाहिए, बजाय घूम करके इतिहास में कि ये कमी थी और उसको याद कराने के लिए। जनता को मालूम है क्या सही था क्या गलत था, और उसकी वो बात जानते हैं। दूसरी बात में जो इसकी चल रही थी, हमारे साथी कह रहे थे जात की बात। अरे साहब, जात की बात करने के पहले कम से कम प्रधानमंत्री जी को एक बार सुन लिया करिए। प्रधानमंत्री जी लगातार कई बार कह चुके हैं कि मैं पिछड़ी जात से और फला जात से आता हूं, शोषित तबके से हूं। प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर अपने मंत्रियों की जात बता चुके हैं। तो कम से कम आप अपने नेता को कंट्राडिक्ट करने के पहले पढ़ लिया करिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी से आग्रह है। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि आपकी ओरिजिन ही आप सारा कुछ जो है कुछ वर्ग विशेष के लोग लेकर रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका उदाहरण देख लीजिए, जो आप, हालांकि इसी की लड़ाई भी शायद चल रही है केंद्र और राज्य में। कल गृह मंत्री जी इशारा करके चले गए कि क्या करना है, लेकिन जो कार्य पद्धति आपकी कार्य संस्कृति है वो पूरी तरह जाति आधारित है। यदि हमारे साथी ने बताया कि 79% या 89% कुछ एक लोगों के पास है, तो ये जब जाति आर्थिक सामाजिक जनगणना होगी, और जनगणना से नहीं ठीक होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ठीक कब होगा कि उस जनगणना के बाद जो आंकड़े आते हैं उनके हिसाब से योजनाएं बनाने में, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे जो सरकारी सुविधा देने के बंटवारे की बात हो, जब उसमें हम पारदर्शिता लाएंगे और जो अंतिम व्यक्ति है वो एम्पावर्ड होगा, तभी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। नहीं तो कागज पे तीसरा चौथा लिख लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक प्रति व्यक्ति आए और सबसे गरीब तबके का व्यक्ति एम्पावर्ड नहीं होगा, मजबूत होगा, तब तक देश कभी आर्थिक रूप से मजबूत हो ही नहीं सकता। दूसरी बात मैं बता दूं, देखिए, जातीय जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। ये जो लोग कहते हैं कि इससे सामाजिक समरसता, इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो सबसे ज्यादा ज्ञात इतिहास है मौर्य वंश का है, और उसकी समृद्धि का और उनका क्षेत्र का ब्रॉड होने का काफी कुछ उनके तमाम उनके शिलालेखों से, तमाम उत्खनन से मिलते हैं। जब आप उनको पढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य में परमानेंट ऑफिसर केवल इसलिए रखा गया था कि जो टैक्सेशन और ये तमाम चीजें करनी रहती थी, जो पॉलिसीज बनानी रहती थी, उसके लिए मौर्य साम्राज्य में व्यापारी कितने हैं, कृषक कितने हैं, लुहार, कुम्हार, बढ़ई, जो इस तरह के लोग थे, इन सब की गणना के लिए ग्रामीण अधिकारी और नागरिकों की गणना के लिए नागरिक अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति थी। ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो उस दौरान तो गणना से पॉलिसी बनती थी, उसका लाभ मिलता था। कभी जाति जनगणना से सामाजिक विद्वेष नहीं फैला। जब आप अच्छी नेक नीति से करेंगे, उसको केवल जाति जनगणना करके कि उसको विक्टिमाइज करने का काम जो भाजपा करती है वो करने से नहीं, लेकिन अगर वो गणना के बाद उससे नेक नीति से पॉलिसी बनाते हैं, उनका हक देने की बात करेंगे, तो किस बात का सामाजिक विद्वेष साहब। तो उसीलिए हम लोग मांग करते थे कि कम से कम जो लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, देश की मुख्य धारा से पिछड़ा महसूस कर रहे हैं, देश की सरकारों के प्रति उनका विश्वास कम हो रहा है, सरकारी व्यवस्था के प्रति विश्वास कम हो रहा है, जो ये दिख रहा है कि कुछ लोग ऊपर ऐसा एक आवरण बना के रखे, हमको अवसर मिल ही नहीं रहा, हम वहां तक जाके कैसे कंपटीशन कर पाए, उसको तोड़ने की जरूरत है। इसलिए जाति जनगणना सामाजिक आर्थिक ढांचे के साथ कराया जाना जरूरी है और उसको उस नीति से उसका इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उम्मीद है, देखिए ऐसा है, शंकाएं हमारी निर्मूल नहीं है जी, हमारी शंकाएं हैं, चूंकि इनका जो इतिहास है, इनकी जो इनकी कार्य पद्धति है। हमारे साथी कह रहे थे महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आए, जो क्या उसका नाम बड़ा सुंदर सा था, एम्पावरमेंट का, उसका क्या हुआ आज आप बताइए। जो इस चुनाव के पहले लेकर के आए, लोगों को लगा क्या बात है, तालियां पीटी लोग, उम्मीद, हमारी आधी आबादी उम्मीद कर रही थी कि हमका उसका लाभ मिलेगा। आप बताइए, अभी उसका कुछ अता पता नहीं कब मिलेगा। हाँ, कह दिया,
लेकिन आप इनके ऊपर कितना पीछे तक ले जाते हैं। भाई किसी भी योजना का जो योजना होगी उसका इंप्लीमेंट, उसका आप लाभ देना शुरू करेंगे तब तो कोई एम्पावर्ड हो जाएगा। जी, अगर 2050 में अब आने वाले वक्त में लगता है कि अगर जातीय जाएगा? जनगणना होगी तो उस हिसाब से जो महिलाओं की भागीदारी है वो भी बढ़ेगी, जो 33% आरक्षण है शायद उसमें भी इजाफा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वसीम जी के पास चलते हैं। वसीम जी, मुसलमानों पर इसका क्या असर होगा? देखिए, मुसलमानों में अब तक ये कहा जाता रहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। जी, इसकी रियलिटी ये है कि ये बात मस्जिद की सफ में खड़े होने तक बहुत अच्छी लगती है, जी, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुसलमानों में जातियां हैं जी, लेकिन जातीय वर्चस्व या जातीय सांप्रदायिकता वो मुसलमानों में लगभग शून्य है। ठीक है जी, देश के संसाधनों की बात हम कर रहे थे पहले भी, ये बीच में बहुत सारी सियासी बातें की क्योंकि सियासी लोग हैं तो ये बातें कर रहे थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी जी, और उसमें ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक रिपोर्ट पेश की थी और उसने कहा था कि भारत में 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास इस देश का 40% है। इस देश की संपत्ति, यानी सिर्फ 1% लोगों के पास में इस देश की टोटल संपत्ति का 40% है और आधी आबादी के पास में सिर्फ 3% है। तो ये जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस देश में किस जाति के पास में क्या है, कितनी इसकी हैसियत है, माली हैसियत कितनी है। और ऑक्सफैम ने ये सुझाव भी दिया था कि भारत के अगर 10 सबसे अमीर लोगों पर सिर्फ 5% टैक्स लगा दिया जाए तो इस देश में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसे स्कूल ना भेजा जा सके। ये वो रिपोर्ट थी। तो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये रिपोर्ट दी थी ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। अब सवाल ये है कि भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है जातीय जनगणना करने का, भले ही इससे पहले किस तरह की राजनीति होती रही कि या इसके पहले का भाजपा का एजेंडा चाहे जो कुछ रहा हो, लेकिन ये एक बेहतरीन कदम है। इससे कम से कम हम ये पता लगा सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर इस चीज़ का पता लग सकता है कि इस देश में के संसाधनों पर किसका कितना हक है और किसकी आबादी कितनी है। क्या जिसकी आबादी इस देश में 20% है या जिस कम्युनिटी की आबादी इस देश में 40% 50% है, वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, तो क्या उन्हें आबादी के हिसाब से उनका हिस्सा मिल पा रहा है? और नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है और क्यों नहीं मिल पाया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका क्या रोड मैप आगे का होगा। जैसे आपको एक चीज़ें आपने भी गौर की होंगी, नोएडा एनसीआर क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर में जी हाई राइज सोसाइटी बन रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइज सोसाइटी, उनके नाम भी अंग्रेजी में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब उनमें आप देखिए उसमें किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रह रहे हैं। क्या उनमें दलित कम्युनिटी के उतने लोग रहते हैं जितने सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं? क्या उसमें ओबीसी क्लास के उतने ही लोग रहते हैं, ओबीसी वर्ग के, जितने सामान्य वर्ग के हैं? वहां से उस चीज को आप नापिए। और इसी राजधानी में गरीबों को झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है। अब सोचिए कि जिन लोगों के पास में, एक देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जिसके पास में सिर्फ 1% आबादी इस देश की ऐसी है कि जिसके पास में इस देश की 40% संपत्ति है, और इस देश की 3% आबादी के, इस देश में जो है 3% आबादी जो ऐसी है, ठीक है, कि आधी आबादी इस देश में ऐसी है जिनके पास सिर्फ 3% है। अब सोचिए आधी आबादी कितनी होती है। अगर जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे उन्हीं की बात को हम मान लेते हैं कि 140 करोड़ अगर आबादी है इस देश की, तो यानी कि 70 करोड़ आबादी इस देश की ऐसी है जिनके पास में सिर्फ 3% है। तो ये जो गैर बराबरी है, जिसके लिए बार बार कहा गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी जिस संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये अगर सरकारें अमल में लाती हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जब हम विकास की दौड़ में दौड़ रहे होते हैं और जब हम विकास की बात करते हैं और जब हम विकास को परिभाषित करते हैं, तो इसका मतलब किसी एक कम्युनिटी का विकास नहीं होता, किसी एक वर्ग का विकास नहीं होता, बल्कि सर्वांगीण विकास की बात हम कर रहे होते हैं। स्वस्थ शरीर तब माना जाता है कि अगर उसमें कुछ कमी ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक उंगली खराब है, उंगली किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है, कट चुकी है, तो आप अनफिट करार दे दिए जाएंगे। तो ये परिभाषा है और यही परिभाषा विकास की भी होनी चाहिए। लेकिन जो सरकारें हैं, खासतौर से पिछले 10 साल में, चूंकि सवाल इन्हीं से पूछेंगे, 10-11 साल से बीजेपी सत्ता में है, इस पे कितनी लोगों की मेहरबानी किन की रही है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे जो बैठे हैं बहुत अच्छी बात बता रहे थे, अपनी सरकार के काम गिना रहे थे।
प्रधानमंत्री के अगर भाषण सुन लिए जाए, पुराने भाषण उठा करके, तो उन्हीं से पता चल जाएगा कि उनके कहे गए वादे वो कितने पूरे हुए। इन्होंने तो नकार दिया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी का वादा तो था ही नहीं। तो इन्होंने घोषणा पत्र को जो है संकल्प बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। 2022 तक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर बेघर को हम घर देंगे, उसके मकान, उसके सर पर उसकी अपनी छत होगी। क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है गुजरात में? आप ये कह करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि यहां पर रोहिंग्या रह रहे थे, यहां पर बांग्लादेशी रह रहे थे। कोई बांग्लादेशी नहीं है। बंगाल, बिहार, यूपी के मजदूर आकर के अगर दिल्ली में रह रहे हैं और वो झोपड़ियों में अगर वो रह रहे हैं, तो और उनकी झोपड़ियों को, झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, तो उनमें ये कह करके नहीं बचा जा सकता कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या। वो आपके ही नागरिक हैं, आपके ही नागरिक हैं। उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी व्यवस्था करना आपकी सरकार की प्राथमिकता है और ये होनी चाहिए। हर सरकार की यही होती है। लेकिन आपकी मेहरबानी किधर है? जो सरकार है उसकी मेहरबानी है पूंजीपतियों पर। कर्जे किनके माफ होते हैं? बैंकों से किनकर, जो बैंकों से हजारों हजार करोड़ के कर्जे ले रखे हैं, उनके माफ हो रहे हैं। और जो एक गरीब किसान जो कर्जा लेता है, कर्जा चुका नहीं पाता, तो बैंक वाले उसके यहां पर पहुंच जाते हैं पुलिस लेकर के रिकवरी के लिए। तो ये जो असमानता है, इस असमानता को अगर आप दूर करेंगे तो तब इस जातिवार जनगणना के, जिसका आप बार बार पहले विरोध क्या करते थे और आप इसकी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, तब इसका फायदा होगा। नहीं तो ऐसी जैसे इस तरह से होता आ रहा है, ये गैर बराबरी चलती रहेगी और ये देश पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। इसकी पूरे चांस फिलहाल नजर आ रहे हैं। प्रभात कुमार जी, जो इनबैलेंस है, क्या वाकई में जातीय जनगणना के बाद अगर योजनाएं बनती है तो वो बैलेंस में हो सकती है? और कांग्रेस लगातार जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही थी, अब जातीय जनगणना हो रही है और फिर भी कांग्रेस अब सवाल क्यों खड़े कर रही है? मैं आपके प्रश्न पे आऊंगा। हमारे मित्र ने, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कुछ बातें कही है, तो मैं आपसे आदेश चाहता हूं कि मुझे उसका काउंटर करने। जी बिल्कुल। इन्होंने खुद ही अडानी जी का नाम लिया, मैंने तो नहीं लिया था, ना हमारे सपा के प्रवक्ता ने लिया। अब मैं इनको आईना दिखाता हूं अडानी जी के बारे में। जब आप सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, रेल, बिजली, सारी चीजें अपने मित्रों को समर्पित कर देंगे ना, तो प्रश्न खड़ा होगा। और एक मित्र का, मुझे कांग्रेस किसी व्यवसायी और व्यापारी से कभी भी विरोध में नहीं रही। अगर ऐसा होता तो 14 के पहले भी इस देश में व्यवसाय होता था। टाटा, बिरला, डालमिया, जिंदल, बहुत सारे ग्रुप थे और बहुत सारे लोग इस देश में व्यापार चलाते थे और देश अच्छी स्थिति में था। पांडे जी, पूरा मत मानिए जी। लेकिन दिक्कत तब आती है, प्रश्न वहां खड़ा करना पड़ता है कि जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अपने मित्र के लिए बांग्लादेश जाकर के वहां पर मित्र के लिए मध्यस्थता करता है, व्यापारी संबंध को स्थापित करने में। श्रीलंका जाकर के मध्यस्थता करने का काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर के मध्यस्थता करने का काम करते हैं। जब ऐसे कर्म करेंगे ना पांडे जी, तो प्रश्न तो खड़े होंगे और आईना भी दिखाया जाएगा। पता चल जाता है ना कि मित्रों के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। ये अब दूसरी बात पे आते हैं। अभी आपने आंकड़ों की बात करी। आपका जो संगठन है, जिसको आप एनडीए कहते हो, अब 240 पे आने के बाद, पहले तो आप एनडीए भी भूल गए थे, तो एनडीए का फुल फॉर्म है कि नो डेटा अवेलेबल। किसी चीज का डेटा ही नहीं है, किसी चीज का डेटा अवेलेबल नहीं है आज के डेट में इस देश के अंदर। आप किसी भी, आप उसे जाके पूछ लो, इनकी स्थिति यही है कि खाता ना वही, मोदी जी जो कहे वही सही। ये स्थिति बना रखी है इन्होंने देश के अंदर। और मुझे गोंडवी साहब की, आदम गोंडवी साहब की एक लाइन याद आती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा किताबी है। ये जो दावा का है ना, ये बिल्कुल किताबी दावा है पांडे जी, पूरा मत मानिएगा। आपने देश की जो स्थिति कर दी है, उस स्थिति पर मैं थोड़ा सा निगाह डालना चाहूंगा। आप बताइए ना, हर दिन जो बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं वो बांग्लादेशी है क्या, पाकिस्तानी है क्या? जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी? अभी आपने बात करी ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे लोग हैं उनको हम बुला करके जगह दे रहे हैं। अरे साहब, आप तो ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हर किसी के सर पे छत दूंगा। पांडे जी आइए दिल्ली, देखिए दिल्ली की हालत। हजारों लोगों के सर से छत छीन लिया आपने। पिछले 5 से 6 दिनों की बात कर रहा हूं मैं। आके देखिए कि वो कौन लोग हैं, पता है आपको? वो आप ही के यहाँ से आते हैं साहब। वो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा के वो मजदूर लोग हैं जिन्होंने अपने मेहनत और अपने दम पर दिल्ली हो या देश का कोई भी मेट्रो सिटी, उसको खड़ा करने का काम किया है। उसके सर से छत छीनने का कुछ प्रयास आप कर रहे हो। देखिए ना कैसे बुलडोजर चल रहा है दिल्ली के अंदर। जब आप बात करते हो किसानों की, अरे साहब
वो 700 किसान अकाल में मरवा दिए सिर्फ अपने दंभ के कारण, और फिर आप किसानों की बात करेंगे। कौन सी किसानी की बात आप करते हैं और कौन किसान आपके साथ में खड़ा हो सकता है? जब आप इस ढंग से आपके मंत्री का बेटा किसानों पे कार चलाता है, आप किसानों के हित चिंतक हो सकते हैं? नौजवानों पर लाठियां चार्ज होती है आए दिन, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां भी आपकी सरकारें हैं, आप करते हैं नौजवानों की बात, नारी शक्ति की आप बात करते हैं। क्या दिया नारी शक्ति को आपने? कहां स्थान रख छोड़ा आपने? आपके नेता विजय शाह, हमारी कर्नल, जो हमारी वीरांगना बेटी है कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको आतंकी की बहन कहता है। ऐसे उन्मादी मानसिकता के लोग हमें ज्ञान दे रहे थे। अभी आपके ही नेता देश की सेना के बारे में कहता है, और उप मुख्यमंत्री है, कोई मामूली नेता नहीं है, कहता है कि देश की सेना मोदी जी के पुस्तक है। निचले स्तर की बात, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं राष्ट्रभक्ति की। पहले भी आपका चरित्र यही रहा, जहां से आप निकले हो ना, वहां का चरित्र रहा है कि देश एक तरफ और आप गोरों के साथ खड़े थे। पूरा देश जब आंदोलन था, पूरा देश जब गोरों से लड़ाई लड़ रहा था, आप जिनको आदर्श मानते हैं खड़े थे उनके साथ। मोहित जी से जवाब लेते हैं। आप बंटवारे की बात कर रहे थे, अंतिम लाइन कर रहा हूं। प्रभात जी, मोहित जी से जवाब लेते हैं। मोहित जी, बॉल किसने दिया था जी 1937 में? आप ही के आदर्श। मोहित जी से जवाब लेते हैं। प्रभात जी, मोहित जी से। सावरकर साहब ने कहा था सुनेशन थ्योरी जी। धर्मेंद्र जी आते हैं आपके पास। मोहित जी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है जी। कैसे होगा बैलेंस? ये ऐसा है कि कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, तो वो इस समय चक्कर क्या है कि पूरी कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो खुद ही कंफ्यूज्ड पार्टी बन गई है जी। तो वो 50-100 पॉइंट उन्होंने बना रखे हैं। आप कोई भी टॉपिक पर डिबेट दे दीजिए उनको, वो 50 से 100 लाइन है वो अपने रटी हुई हैं और वही उसको बोल देते हैं, जो सोशल मीडिया में भी वो लोग इधर उधर जो है डालते रहते हैं। ऐसे ठीक है, उनकी मजबूरी है, उनको विरोध के लिए विरोध करना है तो करने दीजिए। क्योंकि आज का टॉपिक जातिगत जनगणना को लेकर के था, लेकिन जिस तरीके से मेरे बाकी तीनों पैनलिस्ट ने बोला है जी, तो मुझे जो बिंदु ऐसे रखने पड़ेंगे कि जिसमें सारी चीजों का आंसर आ जाएगा। हो सकता है ये लगे कि प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा जी। अभी इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को लेकर के मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग पूरी दुनिया में मिली। दुनिया के नेताओं में नंबर 1 की रेटिंग। चंद्रयान को भूल गए, ये दक्षिणी हिस्से पर उतारा गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी। सैटेलाइट्स को लेकर के, वॉरफेयर को लेकर के, आज भारत को इग्नोर करने की स्थिति पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। बाकी वो इधर उधर व्हाट्सएप जुमले और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ करके और अन्य दलों के नेता कुछ भी बोलते रहे। सड़कों के विकास को लेकर के देखिए, 2014 में 91,000 किलोमीटर के हमारे नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर के हाईवेज हैं और 30+ किलोमीटर पर डे का वर्ल्ड लेवल का स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2023 तक की बात कर लीजिए और आज के आंकड़े जोड़ लेंगे तो और ज्यादा होगा। 600 से ऊपर रेलवे स्टेशन अति आधुनिक डेवलपमेंट के साथ आज वो काम कर रहे हैं। ट्रेन की स्थिति को देखिए, एक से एक बढ़िया ट्रेन चल रही हैं। रेलवे का बजट अभी तक का 2 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट हम लोगों ने पिछले साल दिया था। 2014 में इस देश में मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे, आज की तारीख में 157 एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, वाटर ड्रोन्स बन के तैयार हो गए। दुनिया तारीफ कर रही है। आज यूपीआई ट्रांजैक्शन को आप देखिए, शून्य थे जब हमारी सरकार आई, उसके बाद 140 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन, 1000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन इस देश में हुआ जी। जनधन खाते बैंक अकाउंट खुलवाने ये आम आदमी की समावेशी की बात, तो एक आम आदमी बैंक अकाउंट खुलवाने जाता था तो इंट्रोड्यूसर और गारंटर नहीं मिलते थे। मात्र 14 करोड़ बैंक के खाते थे, आज 51 करोड़ से ऊपर खाते हैं, जिनमें से 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। 5G नेटवर्क आज धर्मेंद्र जी से जवाब लेते हैं जी। इंटरनेट के मोहित जी धर्मेंद्र जी से लेकर के आप देखिए दो चीज मोहित जी देखिए, एक चीज है, सेंसेक्स पर आज बात हो रही थी, आप बात घुमा ले गए। जब खातों की बात करते जन धन खाते की, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए 8,500 करोड़ रुपए एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम बैलेंस चार्ज पर उन गरीबों का काट लिया आपकी बैंकों ने, आपकी पॉलिसी ने, उनको बर्बाद करके रख दिया।
ये आपके द्वारा जारी किए गए डाटे हैं। दूसरी बात, आप तो रेटिंग कंपनी इस पर आते हैं, प्रैक्टिकल में आप आना नहीं चाहते। हमने कहा कि प्रति व्यक्ति आय से लेकर के, अब चूंकि विषय दूसरा हो जाएगा, इस पर आएंगे। एक स्वस्थ आदमी का परीक्षण करने जाए, केवल हीमोग्लोबिन बढ़ गया हो, इससे उसके स्वास्थ्य की परीक्षा नहीं हो सकती। ओका, एसबीटीटी से लेकर के तमाम जांचें उसकी जब होंगी, जब हर पैरामीटर खड़ा होगा तब स्वस्थ होगा। ये कह देना कि वजन उसका 1 कुंतल 5 किलो हो गया है, वो स्वस्थ हो गया, ये केवल भाजपा के राज में हो सकती। दूसरे, एक आप रोजगार के आंकड़े आपने वादा किया था आपके उसमें, हालांकि हमारे साथी ने बताया कि जुमला आप बोल देते हैं चीज का, केवल पीएफ में रजिस्ट्रेशन आपको रोजगार का कैसे डाटा हो सकता है सर? जरा प्रैक्टिकल, आप भी कहीं कहीं जुड़े रहे होंगे। आप बताइए, पीएफ में हम घर बनवाने जा रहे हैं, 1 महीने काम 1.5 महीने करना है और 50 लोगों के लेबरों को हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आंकड़ा तो बढ़ गया पीएफ का, लेकिन क्या वो रोजगार हो गया सर? 1 महीने के काम को रोजगार आप गिनते हैं? इस तरह डाटा देना, ये बचकानी हरकत बंद करिए। अगर कुछ ठोस है तो सच बताइए, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने नौकरियां दी? 10 लाख योगी आदित्यनाथ जी 2022 के चुनाव में आपकी भाजपा ने वादा किया था कि पहले वर्ष में 10 लाख रोजगार देंगे। 4-5 बड़े शहरों में मेट्रो की बात की थी, उस पर कोई जवाब नहीं। लेकिन सेंसेक्स पर एक महत्वपूर्ण सवाल और आज हम लेना चाहते, चूंकि उस पर बात हो रही थी, तो क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी ये मन बना चुकी है कि जो हमारी मांग थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या जनगणना के बाद जो मुख्य धारा से पिछड़े गरीब तबके पीडीएस समाज के लोग हैं, उनकी जो संख्या निकल के आएगी ईमानदारी से, उसके हिसाब से उनका हिस्सा संविधान में संशोधन करके या जो भी आवश्यक कार्य होगा देने का काम करेंगे, आरक्षण बढ़ाने का काम करेंगे, सरकारी संसाधनों में उस हिसाब से उनको आरक्षण दे करके या उनको प्रोत्साहन देने का काम करेंगे? ये बताएं, महत्वपूर्ण चीज ये है जिससे नियत का आपका खुला होगा। क्या आप आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे उस स्तर तक? उनको देने के लिए कौन सी कार्य योजना है? भाई, सेंसेक्स के साथ साथ महत्वपूर्ण है आपकी विजन क्या है? इस पर एक सवाल पे जवाब दे दें। बाकी तो पीएफ के डाटा और रेटिंग कंपनी से देश नहीं सुधरने वाला, देश सुधरेगा लास्ट आदमी को। मोहित जी एक छोटा सा जवाब, इस फिर वक्त समाप्ति की ओर है, छोटा सा जवाब इस पे कि योजनाएं क्या वाकई बनेगी, संशोधन होगा जिस तरीके से जो डेटा निकल कर आएगा, जिसकी संख्या जैसी होगी उसको वैसी हिस्सेदारी मिलेगी? जातिगत जनगणना हो ही इसीलिए रही है कि समाज में वो वर्ग जो उतना विकास नहीं कर पाया है जितना कि अपेक्षित है, तो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उसी हिसाब से बट करके एक समानता का भाव रहता है कि नेहरू जी थे, गरीबी हटाओ, इंदिरा जी आई, गरीबी हटाओ, राजीव जी आए, गरीबी हटाओ, 3-3 पीढ़ियां निकल गई, अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। भाजपा की सरकार में 28 करोड़ लोग बेहद कमजोरी की, जो बेहद गरीबी की जो सीमा रेखा थी उससे ऊपर निकल करके आए हैं। आज 4 करोड़ से ऊपर आवास मिले हैं लोगों को। अमीर अब और अमीर हो ये तो ठीक है, लेकिन गरीब भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में आए, इस ओर देश अग्रसर हो चुका है और इसी मंशा से हमारी सरकारें काम कर रही हैं और आगे ऐसा ही होगा, ये आश्वस्त करना मैं चाहता हूं। आगे अब ऐसा होगा, मान लिया जाए कि जो अब जातीय जनगणना होगी और जनगणना होगी, उससे वाकई अब जो चीज़ें लगातार सवाल उठते रहे हैं और लोगों को उनका हक मिल पाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन कल को ये ना कह दे बैठ करके कि ये जुमला साबित होगी इस बातें। बहरहाल मैं कहने चाह रहा था एक बात कि देश में जो 2011 की जो जनगणना है और जो बताती है, तो वो बताती है कि भारत में मुसलमानों की जो आबादी है उसमें 40% ओबीसी है, जबकि ये जो जातिवार जनगणना है, जो जातिवार जनगणना जो होने जा रही है, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये आंकड़ा झूठा है 40% आबादी वाला, क्योंकि 1871 में जो जनगणना हुई थी उसमें ओबीसी मुसलमानों की संख्या 81% थी, तो ये कैसे कम हो गई 2011 तक आते आते? तो इस पे एक तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बातें, बीच में सियासी गुफ्तगू बहुत सारी हो गई, बात वही है कि संसाधनों का समानता के साथ में बंटवारा वो कैसे होगा और कौन करेगा इस चीज़ को? कल को जब आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे और ये आपके पास में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर क्या जो ऑक्सफैम ने जो सुझाव दिया था कि इस देश के जो 10 सबसे बड़े अमीर लोग हैं उन पे आप 5% टैक्स लगा दीजिए या 7% टैक्स लगा दीजिए तो आप देश विकास की मुख्य धारा में आ जाएंगे, क्या आप इस पर अमल करेंगे, इस रिपोर्ट पर, इस सिफारिश पर? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा कि दिल्ली एनसीआर में या और भी महानगरों में जो स्मार्ट सिटी बसाने की बात
2014 में क्या करती थी भारत सरकार, तो क्या उसमें उन लोगों को उस आबादी को भी उसमें हिस्सा मिलेगा जिसकी आबादी इस देश में आधी है, यानी कि तकरीबन 70 करोड़ है, और देश के संसाधनों पर उसका सिर्फ 3% हक है, 3% उसके पास में संपत्ति है सिर्फ, तो उसे उसे उसका हक मिलेगा? छोटा ये बड़े सवाल समाप्ति की ओर है। जी जी। सबसे पहले प्रभात कुमार जी, आपका एक छोटा सा कमेंट। बस एक सेकंड में जी। बाकी अगर ये नहीं हो पाता है ऐसा, तो फिर वही आदम गोडवी का जो शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। जी, छोटा सा कमेंट, वक्त समाप्ति की ओर है। प्रभात जी। हमारे सपा के भाई ने जो प्रश्न किया जी, भाई मैं एक चीज तो आपसे कहूंगा कि इनसे ये अपेक्षा रखना आरक्षण को लेकर के, आप याद कीजिए ना, पीपी सिंह जी की सरकार थी, कमंडल लेके कौन भागा कमंडल के विरोध? यही लोग थे ना, चेहरा पहचान लीजिए इनका। ये आज भी वही काम करेंगे, ये कमंडल लेके भागने वाले लोग हैं, ये देश के साथ हो ही नहीं सकते, और खास करके देश के लोगों के साथ। अब ये कह रहे थे इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ की बात कही, राजीव जी ने गरीबी हटाओ की बात कही। हाँ साहब, हम गरीबी हटाओ की बात करते थे, आप गरीब हटाने की बात करते हैं पांडे जी। आपका चाल चित्र चेहरा हमेशा से आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, वंचित विरोधी, शोषित विरोधी, और सब बार आपने साबित किया, अभी भी आप साबित कर रहे हो। मैं बस अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूँ, बस 10 सेकंड। कोरोना काल में सबकी आर्थिक स्थिति, बेशक आपकी भी आर्थिक स्थिति डाउन हुई होगी पांडे जी, लेकिन मोदी जी के मित्रों की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी, वो दीन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। पांडे जी कुछ समझे आप इसका मतलब? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, एक्चुअल आंकड़े हैं। व्हाट्सएप वाला ज्ञान आपको मुबारक, हम तो एक्चुअल आंकड़े करके आए ना आपके जैसे लोग। आपका काम ही रहा है ये आरक्षण का विरोध करना, और ये आपके खून में है, वो आप करेंगे, चाहे पर्दे आप तरह तरह के डालें जी। लेकिन आपका काम शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े लोगों के खिलाफ रहना है जी। मोहित जी। कांग्रेस की सत्ता तो जनता ने हटा दी, लेकिन उनकी मानसिकता से सत्ता नहीं जा रही है, और बौखलाहट और असहिष्णुता देखिए, जब से भाजपा एनडीए की आम जनता की बढ़िया वाली सरकार आई है, तो देखिए बौखलाहट देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें समावेशी विकास इस देश का कर रही हैं। देश आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम धीरे धीरे करते जाएंगे, दशकों तक हमारी सरकारें रहनी है, अच्छे काम होंगे। और जो ये गरीबी हटाओ वाली बात, आप इंदिरा जी का या किसी का कांग्रेसी परिवार का नाम ले दो, गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का, ऐसे बौखला जाते हैं बिल्कुल। मैं क्या बताऊं, ये व्यक्तिवादी पार्टियों की यही समस्या है जी। तो खैर, हमें तो समावेशी राजनीति करनी है, और ये तय जान करके चलिए कि इस देश में अब हम केवल प्रगति करेंगे, और बिना किसी जाति और बिना किसी संप्रदाय और पूजा पद्धति के आधार पर, आदमी को आर्थिक स्थिति के आधार पर, और अगर जाति के कारण उसको कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो रही है, और करते चले जाएंगे। जातिगत जनगणना से हम कितना पॉजिटिव ले सकते हैं, सर्वदलीय बैठकें भी होंगी, आपके भी उसमें सभी पार्टियों के राय आएगी, और रायशुमारी करके उसी के आधार पर काम करेंगे। हम कोई क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप वाले तो लोग हैं नहीं भाई, हम तो लोकतांत्रिक लोग हैं। कांग्रेस तो धर्मेंद्र जी के अलावा कुछ करेगा नहीं। कुछ मोहित जी, वक्त की कमी नहीं जी, समाप्ति की मोहित जी, पता नहीं जो इतना अच्छा भाषण दे रहे थे, पता नहीं इसमें इनके मित्र बने ट्रंप से अनुमति लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि बिना वहां के चल ही नहीं सकते। अरे भाई, सर्वदलीय बैठक जब देश संकट में था, कंफ्लिक्ट में हम थे, तब तो सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी आए ही नहीं। और उसके बाद जब उन्होंने ट्रंप के कहने पर समाप्त कर दिया, पाकिस्तान और दोनों लोग मिलकर के, जब ट्रंप ने कहा मैंने दोनों देश के प्रधानमंत्रियों को डांट दिया कि अब एकदम कोई वार नहीं और शांति से बैठ जाओ, तब भी तो आपने सर्वदलीय बैठक बुला करके किसी को बताना उचित नहीं समझा। और सेंसिटिविटी क्रिएट करते समय भी आप तो सर्वदलीय बैठक की बात नहीं करे। दूसरी बात, मेरा जो सवाल था, ईमानदारी से मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जैसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जातीय जनगणना में शामिल की जाएगी, उसी समय बताना चाहिए था कि इसलिए करा रहे हैं कि उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। नहीं तो आपका जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी नीयत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मोहित जी, प्रभात जी, धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में बेबाकी से अपनी बात रखी। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी
पहले लगातार इस पर ये कह रही थी कि इसे नहीं कराना चाहिए, इससे जो समाज में भेदभाव बढ़ेगा। लेकिन अब जातीय जनगणना को लेकर अब नोटिफिकेशन जारी हो गया। हालांकि विपक्ष इससे खुश भी है और हो सकता है कि दुखी भी हो, क्योंकि विपक्ष को के हाथों से एक मुद्दा भी जाता हुआ नजर आ। लेकिन सवाल इस बात का सबसे अहम यह है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उसका हक मिलना चाहिए। और ये जो जातीय जनगणना हो रही है, इससे जो जिस उद्देश्य से हो रही है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।